हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो टोटल एटीपी काउंट है। इससे लास्ट के लेक्चर्स में हमने क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो वहां पर हमने हर स्टेप और प्रोसेस के दौरान हमने ये पढ़ लिया था कि कहाँ पर कितने एनएडीएच बन रहे हैं और एटीपी बन रहे हैं और एफएडीएच2 बन रहे हैं। इसको जरा हम रिकॉल कर लेते हैं और यहाँ पर टोटल काउंट करके हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं क्रैब साइकिल के दौरान या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान या ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। और ये जो लेक्चर है आपको एमडी कैट में बड़ा सपोर्ट करेगा। एमबीबीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप, ये टेस्ट जो देंगे वहां पर ये बड़े एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम टोटल एटीपी काउंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ये रहती है कि भाई एटीपी प्रोड्यूस होता कितना है एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से। तो कहीं पर लिखा होता है 40 एटीपी, कहीं पर लिखा होता है 38 एटीपी, कहीं पर लिखा होता है 36 एटीपी। तो आज हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि बेसिकली एटीपी प्रोड्यूस होते हैं कितने, और यही एमसीक्यूज है बेसिकली। अच्छा, अब अगर हम एटीपी काउंट की बात करते हैं तो हमने पढ़ा कि भाई सेलुलर रेस्पायरेशन के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, एक को हम कहते हैं क्रैब साइकिल और एक को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। लेकिन उसका इतना मसला नहीं है, हमें बेसिकली यहीं से ही पढ़ना है और यहीं से हम एटीपी काउंट निकाल लेंगे। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तो हमने पढ़ा यह था कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ना, वो साइटोसोल में होता है। यानी कि सेल के साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। और हमने पढ़ा यह था कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान प्रोड्यूस क्या होते हैं, 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और दो जो हैं एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या बन जाता है, पायरोवेट बन जाता है। तो यहां पर आप ये नंबर्स याद रखिएगा कि 4 एटीपी बने और 2 एनएडीएच भी बना। कौन से प्रोसेस के दौरान, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। लेकिन चूंकि ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमारी बॉडी भी एनर्जी खर्च करती है, तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे जो सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए तकरीबन 2 एटीपी हमारी बॉडी खर्च करती है। तो यहां पर मैंने रेड से लिख दिया कि आप याद रखिएगा। तो इट मींस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 4 एटीपी बने और 2 एनएडीएच बना। लेकिन ये जो 2 एटीपी है वो हमारे सेल ने खर्च भी किया है, तो इस खर्च को भी याद रखिएगा। फिर ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बन जाता है पायरोवेट। आप जानते हैं कि पायरोवेट 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था। अब पायरोवेट कन्वर्ट होता है पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है, थोड़ा सा छोटा होता है पायरोवेट के कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो। अब ये याद रखिएगा कि पायरोवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस के दौरान भी 2 एनएडीएच हमें मिलते हैं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम इतना छोटा हो गया है कि ये अब इजीली माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है। अब एक बात ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जब एसिटाइल को एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आ रहा होता है तो इस दौरान ये 2 एटीपी खर्च करता है। ये बात आप अच्छी तरह याद रखिएगा। क्यों खर्च करता है? क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करना होता है। क्या परफॉर्म करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और आप जानते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी की वो ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें हमारी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करती है। तो जिसकी वजह से एसिटाइल को एंजाइम ए 2 एटीपी खर्च कर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर चला जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आप जानते हैं क्रैब साइकिल परफॉर्म हो रहा होता है। अगर हम क्रैब साइकिल की बात करते हैं तो आउटकम क्या निकलता है? क्रैब साइकिल के दौरान हमें 2 FADH2 बनकर मिलता है और 6 NADH बनकर मिलता है और 2 एटीपी भी बनता है क्रैब साइकिल के दौरान। अब अगर हम टोटल काउंट करें हमारे पास, अगर हम एटीपी से स्टार्ट करते हैं, 4 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बने और 2 एटीपी क्रैब साइकिल के दौरान बने। तो 2 और 4 कितने हो गए? 6 एटीपी। मैंने टोटल यहां पर लिख दिया। अब अगर हम एनएडीएच को काउंट करते हैं, 2 एनएडीएच ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बने, 2 एनएडीएच पायरोवेट जब एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ तो वहां पर बने और 6 एनएडीएच क्रैब साइकिल के दौरान बने। अब अगर हम 6 और ये 2 8 और ये 2 10 एनएडीएच बना, जिसको हमने यहां पर टोटल में लिख दिया।
फिर अगर हम FADH की H2 की बात करते हैं तो सिर्फ क्रैब साइकिल के दौरान 2 FADH2 बनते हैं, यहां पर हमने लिख दिया। ये टोटल आ गया हमारे पास, 6 ATP बने, 10 NADH बना और 2 FADH2। फिर मैंने रेड से यहां पर लिख भी दिया कि हमारी बॉडी 4 ATP को खर्च भी कर रही है। कहां कहां खर्च कर रही है आपको याद रखना है कि 2 ATP हमारी बॉडी ने कंज्यूम किया ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, और 2 ATP एसिटाइल को एंजाइम ए ने कंज्यूम किया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जाने के लिए। तो टोटल 4 ATP हमारी बॉडी ने खर्च भी की। मतलब कोई बिजनेस करते हैं ना, तो पहले आप इन्वेस्ट करते हैं ताकि उससे आप कमा सके। तो यहां पर हमारी बॉडी ने 4 ATP को खर्च किया। अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि हमने इंपॉर्टेंट नोट में पहले भी पढ़ा, मैं मेंशन कर देता हूं कि एक NADH हमारी बॉडी को 3 ATP प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, इतना एनर्जी रिच कंपाउंड होता है ये। जबकि FADH2 हमें 2 ATP प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एक NADH से 3 ATP मिलते हैं हमें, और एक FADH2 से हमें 2 ATP मिलती है। तो आप ये अपने जहन में रखिए। अब हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब देखें 6 ATP ये ऑलरेडी हमें बनकर मिल रही है। हमने पढ़ा ये कि एक NADH 3 ATP बनाकर देते हैं हमें। तो यहां पर NADH कितने बन रहे हैं टोटल? 10। तो हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30। तो इट मींस कि ये जो 10 NADH हैं ये हमें 30 ATP प्रोड्यूस करके देंगे। अब हम FADH2 की बात करते हैं। जैसे कि हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है कि भाई FADH2, ये जो FADH2 है ये हमें 2 ATP प्रोड्यूस कर देता है। तो अब FADH2 बन भी कितने रहे हैं? 2। तो 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इट मींस 4 ATP। और 4 ATP हमारे बॉडी ने खर्च भी। अगर मैं टोटल करता हूं, आप देखें 6 और 30, 36 हो गए। 36 और 4 टोटल कितने हो गए? 40 ATP हो गए। इट मींस हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला आंसर सही है, 40 ATP बनते हैं। बिल्कुल सही है भाई। ये जो पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन है, इस प्रोसेस के दौरान 40 ATP बनते हैं। अब हमारी बॉडी ने 4 ATP खर्च भी किया, तो 4 को आप माइनस कर दें तो टोटल क्या हो गया? 36 ATP। ये भी आंसर सही है। अब वो सिचुएशन के ऊपर है कि आपके पेपर में पूछ रहा है किस लिहाज से। अगर आपसे पूछता है कि नेट ATP कितनी प्रोड्यूस होती है तो 36, टोटल ATP कितनी प्रोड्यूस होती है 40। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पूरा ये जो काउंट है आपको समझ में आया होगा। और इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन पे मैं जो लिंक है क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है आपको कि कहाँ से 2 ATP आ रहे हैं, ये 6 NADH कहाँ से आ रहा है, तो आप उस लेक्चर को देखकर आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह मुलाकात।